प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात प्रकाश तरंग निर्वात में भी संचरित हो सकती है। इन्हें अयांत्रिक तरंग की नॉन मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। प्रकाश तरंगों की चाल का मापन सर्वप्रथम ऑले रोमर वैज्ञानिक ने किया था। प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। प्रकाश तरंगों का सर्वाधिक वेग निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। निर्वात में वेग c = 1/√μ0 ε0 = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। μ0 निर्वात की पारगम्यता चुंबकीयशीलता 4π × 10⁻⁸ न्यूटन पर एम्पलीफायर स्क्वायर है, यहाँ से एम्पियर स्क्वायर है, यहाँ से एप्सिलॉन निर्वात की विद्युतशीलता है, यहाँ से 8.85 × 10⁻12 c²/n m²। प्रकाश तरंगों का माध्यम में वेग निर्वात में वेग से कम होता है। प्रकाश की तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, वर्ण विक्षेपण व ध्रुवण होता है। प्रकाश की प्रकृति को समझने वाले सिद्धांत है। एक न्यूटन का कण सिद्धांत है। न्यूटन का कण सिद्धांत प्रकाश की प्रकृति को कणीय बताया गया है। हाइगेन का तरंग सिद्धांत, इसमें प्रकाश की प्रकृति को तरंगीय बताया गया है। मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग बताया गया है। मैक्सवेल का प्लांक क्वांटम सिद्धांत, प्रकाश का उत्सर्जन या अवशोषण सतत न होकर छोटे पैकेट्स के रूप में होता है, जिन्हें क्वांटा फोटोन कहते हैं। फोटोन की ऊर्जा E = hν होता है, जहां से जिसे हम hc/λ कहेंगे। लैम्डा प्रकाश की तरंग है, म्यू प्रकाश की आवृत्ति है, hν/λ आएगा यहाँ से, सॉरी। और h प्लांक स्थिरांक है, 6.62 × 10⁻, यहाँ से आता है, इसके पास जो नहीं दिख रही इसकी, यह प्लांक का नियतांक होता है। डी ब्रॉगली ने प्रकाश की प्रकृति को द्वैत कणीय या तरंगीय बताया। डी ब्रॉगली समीकरण λ = h/p, h/mv लिखेंगे, mν लिखेंगे। p रेखीय संवेग है, m यहाँ से कण का द्रव्यमान है, और v यहाँ से कण का वेग है। प्रकाश की कणीय प्रकृति से प्रकाश का विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव तथा प्रकाश की द्रव्य से अन्योन्य क्रिया की व्याख्या की जा सकती है। प्रकाश की तरंग प्रकृति में परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन व ध्रुवण की व्याख्या की जा सकती है। वस्तु का रंग दिखाई देना परावर्तन की घटनाएं। श्वेत प्रकाश 7 रंगों विबग्योर से मिलकर बना है। जब श्वेत प्रकाश की उपस्थिति में वस्तु केवल हरे रंग के प्रकाश को परावर्तित करती है तथा अन्य रंगों के प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, तो वस्तु हमें हरी दिखाई देती है। जब श्वेत प्रकाश के समस्त रंगों की वस्तु परावर्तित करती है, तब अर्थात किसी भी रंग का अवशोषण नहीं करती है, तो वस्तु सफेद दिखाई देती है। जब श्वेत प्रकाश के समस्त रंगों का वस्तु अवशोषित करती है, अर्थात किसी भी रंग में प्रकाश की परावर्तित नहीं करती है, तो वस्तु काली दिखाई देती है। यहाँ से वस्तुओं में से प्रकाश के गुजरने के आधार पर वस्तुओं की 3 भागों में विभाजित किया गया है। पारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु और पाराभासी वस्तु। पारदर्शी वस्तु ऐसी वस्तु जिनके आर पार प्रकाश की अच्छी तरह से गुजर सकता है तथा जिनके दूसरी तरफ सिद्ध वस्तुओं को हम स्पष्ट देख सकते हैं, पारदर्शी कहते हैं। जैसे कांच, वायु, साफ जल, कुछ प्लास्टिक आदि पारदर्शी वस्तुओं के उदाहरण है। अपारदर्शी वस्तु ऐसी वस्तु जिन्हें प्रकाश नहीं गुजर सकता था, जिनके दूसरी तरफ स्थित वस्तुओं को हम बिल्कुल नहीं देख सकते, उन्हें अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे धातुएं, लकड़ी, गत्ता, पत्थर आदि अपारदर्शी वस्तुओं के उदाहरण है। पाराभासी वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो अपने में से प्रकाश को आंशिक रूप से ही गुजरने देती है तथा जिनके दूसरी तरफ स्थित वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती, उन्हें पारभासी वस्तुएं कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा पेपर, बटर पेपर, हल्का रंगीन पानी आदि पाराभासी वस्तुएं कहलाती है। यहाँ से आपतित कोण, अगर हम परावर्तन का नियम है I = R, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। परावर्तन प्रकाश की किरणों का दर्पण या किसी अन्य चमकीली सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। परावर्तन के नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। परावर्तन नियमित या विस्तृत, ऐसे प्रकाश की किरणें समतल दर्पण अथवा अन्य चिकने से चमकीले पृष्ठों से परावर्तित होकर एक दूसरे के समानांतर एक विशेष दिशा में चली जाए तो यह नियमित परावर्तन कहलाएगा। और यदि प्रकाश की किरणें खुरदरे धरातल से परावर्तित होकर भिन्न भिन्न दिशाओं में जाती है, इसके कारण छायादार पेड़ के नीचे तथा कमरे के अंदर तक प्रकाश प्राप्त होता है, इसे विस्तृत परावर्तन कहेंगे। यहाँ से अगर देखिए समतल दर्पण से बिंब की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। द्वितीय स्थिति में अगर दर्पण में 1 किलोमीटर चलता है तो प्रतिबिंब भी यहाँ से और इसी तरीके से उतनी दूरी पर बनेगा। यहाँ से दूरी बराबर होगी, यहाँ से बिंब की और प्रतिबिंब की दूरी। समतल वक्र की त्रिज्या इनफाइनाइट होती है, फोकस दूरी भी इनफाइनाइट होती है। इसमें बिंब की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होती है और बिंब का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब के आकार का बनता है। दायां भाग बायां व बायां भाग दायां दिखाई देता है, इसे पार्श्व विस्थापन या पार्श्व परावर्तन कहते हैं। यहाँ से रेखीय आवर्धन क्षमता का मान m = +1 होता है। h ऊंचाई के बिंब की संपूर्ण प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई h/2 होनी चाहिए। कमरे के मध्य बिंदु पर खड़े व्यक्ति को किसी अपने पीछे स्थित h ऊंचाई की दीवार से संपूर्ण प्रतिबिंब का समतल दर्पण में देखने के
लिए समतल दर्पण की ऊंचाई h/3 होनी चाहिए। यदि कोई वस्तु म्यू चाल से समतल दर्पण की ओर गति करती है तो प्रतिबिंब भी यू चाल से दर्पण की ओर गति करता है, परंतु वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब की सापेक्षिक चाल 2μ होती है। यहाँ से आपतित किरण की दिशा को नियत रखते हुए समतल दर्पण को थीटा कोण पर घुमाने पर परावर्तित प्रकाश किरण 2θ से घूम जाती है। यहाँ पर 2θ से घूम जाती है। दो समतल दर्पणों के मध्य कोण थीटा = 60 डिग्री हो तो यानी = 360/θ आएगा। जैसे हम 360/60 अर्थात 6 लिखेंगे। एक सम संख्या है, n के सम होने पर सममित व असममित वस्तुओं के प्रतिबिंबों की संख्या n-1 होती है, विच इज इक्वल टू, अगर सम है तो यहाँ से सम होने पर हमारे पास क्या आएगी, सममित या असममित वस्तु प्रतिबिंबों की संख्या n- सम होने पर n-1 बनता है, विच इज इक्वल टू 6 - 1 = 5। थीटा कोण पर झुके हुए दो समतल दर्पणों के बने प्रतिबिंबों की संख्या, यहाँ से संख्या n आएगी, यहाँ से 360/θ के इक्वल आएगी। अगर n हमारे पास सम संख्या है तो यहाँ से प्रतिबिंब n-1 बनेंगे, और n अगर हमारे पास विषम संख्या है तो यहाँ से प्रतिबिंब हमारे पास कितने बनेंगे, प्रतिबिंबों की संख्या n- सममित वस्तु के लिए तो n-1 होंगे, असममित वस्तु के लिए n होंगे, असममित वस्तुओं के लिए n होंगे और सममित के लिए n-1 बनेंगे यहाँ पर। और यदि n का मान पूर्णांक नहीं है तो प्रतिबिंबों की संख्या यहाँ से, जैसे मान लो 4.8 आ गया तो प्रतिबिंबों की संख्या पूर्ण भाग लेंगे, पहले तो 4.8 में 4 आ जाएगा, उसके बाद 4 से हम टारगेट करेंगे प्रतिबिंबों की संख्या किस तरीके से आएगी। प्रतिबिंबों की संख्या यहाँ से इसी के बराबर आएगी, पूर्ण भाग के बराबर। समतल दर्पण में परावर्तन के लिए विचलन कोण डेल्टा = 180 - 2i होता है, जहाँ i आपतन कोण होता है, i आपतन कोण होगा 180 - 2i, और यह परावर्तन के लिए विचलन कोण 180 - 2r होगा, पर r यहाँ से परावर्तन कोण है, और विचलन कोण यहाँ से समतल दर्पणों द्वारा उत्पन्न विचलन कोण डेल्टा = 360 - 2θ आएगा। गोलीय दर्पण के प्रकार अवतल आभासी दर्पण, उत्तल आभासी दर्पण, अपसारी दर्पण आएगा। अवतल तो अभिसारी दर्पण और उत्तल अपसारी दर्पण। अवतल दर्पण अभिसारी होगा यहाँ से, इसमें यहाँ से वक्र पृष्ठ अंदर धसा हुआ होता है, वक्र पृष्ठ अंदर धसा हुआ होगा। उत्तल दर्पण अपसारी होता है, इसका वक्र पृष्ठ उभरा हुआ भाग होगा यहाँ से। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु क्या ध्रुव P होता है। गोलीय दर्पण जिसे खोखले गोले का भाग कहते हैं, उस खोखले गोले का केंद्र वक्रता केंद्र होता है। ध्रुव व वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस बिंदु कहते हैं। यहाँ से P व C के मध्य की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। P तथा CF वक्रता फोकस बिंदु के मध्य की दूरी को फोकस कहते हैं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसका प्रतिबिंब वास्तविक का उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। चिन्ह नियम से यहाँ से U ऋणात्मक होती है और प्रतिबिंब की दूरी V सामान्यतः ऋणात्मक होती है। फोकस दूरी भी ऋणात्मक आएगी, वक्रता त्रिज्या यहाँ से ऋणात्मक आती है। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होती है, सदैव आभासी व सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। चिन्ह नियम से बिंब की दूरी U ऋणात्मक होगी, प्रतिबिंब की दूरी यहाँ से धनात्मक होगी, फोकस दूरी धनात्मक होगी, वक्रता त्रिज्या धनात्मक होगी। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यहाँ से r अगर है तो फोकस दूरी r/2 आती है। फोकस दूरी व f में संबंध है, यहाँ से r व f में संबंध है। अवतल दर्पण का सामान्यतः वास्तविक के उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण एक स्थिति में आभासी सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो सदैव फोकस बिंदु पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अवतल दर्पण बनने वाले प्रतिबिंब में अगर देखें तो बिंब अगर हमारे पास यहाँ से 1 2 3 4 5 6 मतलब फोकस से पहले अगर बनता है तो यहाँ से इसका जो प्रतिबिंब बनेगा फोकस से पहले अगर होगा, फोकस और केंद्र के बीच में, तो उसका प्रतिबिंब पीछे बनेगा, साइज में बड़ा बनेगा। और बाकियों में यहाँ से उसी जगह, जैसे फोकस फोकस अनंत पे है तो उसका फोकस पे बनता है, अनंत और सी के बीच में है तो यहाँ से सी और एफ के बीच में बनेगा, सी का सी पे बनेगा और एफ का बनेगा यहाँ से अनंत पे बनेगा, उल्टा। और ये उल्टे बनते हैं, मतलब अनंत पर है अगर वस्तु तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, वास्तविक उल्टा बनता है, अत्यधिक छोटा बिंदुवत बनता है। वक्रता केंद्र व अनंत के मध्य है तो फोकस व वक्रता केंद्र के मध्य बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा। वक्रता केंद्र पर है तो वक्रता केंद्र पर बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा, वस्तु के समान आकार का बनेगा। वक्रता केंद्र व सी वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में है तो वक्रता केंद्र व अनंत के मध्य बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वर्धित थोड़ा बनेगा। फोकस एफ पर है तो अनंत पर बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा, वस्तु से अत्यधिक बड़ा बनेगा। फोकस एफ व ध्रुव के बीच में है तो वस्तु दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा थोड़ा सा। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी सीधा व बिंब से छोटा होता है। अनंत पे है तो दर्पण के पीछे बनेगा, फोकस पर बनेगा, यहाँ से आभासी व सीधा बनेगा, अत्यधिक छोटा बिंदुवत बनेगा। अनंत तथा ध्रुव के बीच में है तो दर्पण के पीछे, ध्रुव व फोकस के बीच में बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। वाहनों पर पीछे का दृश्य देखने के लिए साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण के उपयोग है टॉर्च में, सर्च लाइट में, वाहनों पर अग्रदीपों, हेडलाइट में, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में, सौर चूल्हों व उष्मकों में, दंत विशेषज्ञों द्वारा न्यूटन के परावर्तक दूरदर्शी दूरबीन में मिलता है। यहाँ से उत्तल दर्पण के प्रयोग है। यहाँ से वाहनों के पार्श्व दर्पण में,
साइड मिरर के रूप में, स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्शन में, सोडियम परावर्तक लैंप के रूप में और दुकानों में, गोदामों की निगरानी में, एटीएम मशीनों में निगरानी पे मिलता है। यहाँ से उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और यहाँ से एफ में अगर संबंध के एफ इक्वल टू r/2 होता है, यहाँ से इस तरीके से आएगा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होगा। यहाँ से जहाँ u तो बिंब की दूरी होती है, v प्रतिबिंब की दूरी होती है और f फोकस दूरी होती है। आवर्धनता मैग्निफिकेशन प्रतिबिंब की ऊंचाई व बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धनता कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण द्वारा किसी बिंब की प्रतिबिंब को आवर्धित करने की क्षमता को आवर्धनता कहते हैं। कि इसके अनुसार अवतल दर्पण हेतु बिंब की दूरी, फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या सदैव ऋणात्मक होती है। प्रतिबिंब यदि दर्पण के समान बनेगा तो दूरी ऋणात्मक व दर्पण के पीछे बनेगा तो दूरी धनात्मक होती है। प्रतिबिंब सीधा होगा तो लंबाई धनात्मक, उल्टा होगा तो लंबाई ऋणात्मक होगी। उत्तल दर्पण के बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक, वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होंगी। बिंब की दूरी व लंबाई में हमेशा धनात्मक संबंध होता है। m इक्वल्स टू -v/u आएगा। v यहाँ से बिंब की दूरी, u प्रतिबिंब की दूरी है। यदि m ऋणात्मक है और v ग्रेटर देन u है तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा व आवर्धित होगा अवतल दर्पण के लिए। और यदि m का मान ऋणात्मक है तो v इक्वल्स टू u आएगा तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा व वस्तु के बराबर होगा अवतल दर्पण के लिए। m ऋणात्मक है, v लेस देन u है तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा छोटा होगा अवतल दर्पण के लिए। m धनात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी व सीधा तथा आवर्धित होगा। v ग्रेटर देन u अवतल दर्पण के लिए। m धनात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा व छोटा होगा। v लेस देन u उत्तल दर्पण के लिए। अपवर्तन, जब प्रकाश की किरण